अच्छा, तो ओके, सो वी हैव आवर लास्ट क्लास टुडे। क्विज 3 में कौन सा समझ आया किस तरह लगाना था, करना क्या था? सो ऑब्वियसली जो क्यूज 3 का सवाल था वो बेस्ट एक्सेलरेशन का था, और सिंपल आपने फॉर्मूले इस्तेमाल करने थे। लेकिन इसमें एक कैच है। एक कैच ये है इस सवाल के अंदर कि जो आपके पास यहाँ पे रेंज दी हुई है मोटर की, वो किसी काम की नहीं है। यहाँ पे जो 100 to 300 आरपीएम रेंज जो मशीन की ऑपरेटिंग रेंज दी हुई है, उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम तो उस तरफ देख ही नहीं रहे। हम जब बेस्ट वाइब्रेशन की बात कर रहे होते हैं, सो वी आर ओनली डीलिंग विद द के क्या इनपुट आ रहा है उस सरफेस के ऊपर, और वो जो आपकी मशीन है वो वर्टिकली कितनी वाइब्रेट होगी। ठीक है, तो हम मशीन किस आरपीएम पे काम कर रही है डजेंट मैटर, वो उसका जो है वो हमारा उसमें काम नहीं है। तो ये आपने इसको याद रखना है फर्दर भी। एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम जो है वो कैंपस में होगा और ऑनलाइन होगा। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। मिल गई तो मुझे बता दें काइंडली ये इन्फॉर्मेशन। जी सर, बट ऑनलाइन किस तरह होगा? लैब्स में होगा? जी, एलएमएस पे होगा। लैब लैब में आ जाएंगे, 10 लोग तो हैं यहाँ पे, तो कोई मसला ही नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का एग्ज़ाम मंडे को है। ठीक है, तो अच्छा, अब थोड़ा एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो उसमें ये देख लेते हैं, फिर आपके सवाल मैं ले लूँगा। कि देखो, जो लेक्चर्स हैं टोटल वो ये आपके पास सामने नज़र आ रहा है। 15 नहीं है ऑब्वियसली, तो ज़्यादा लिखा हुआ है इसमें। कैन यू सी दिस स्लाइड? एक्चुअली आई डोंट नो। जी सर। ओके, सो देखो, अब थोड़ा आपने जो है वो इंटेलिजेंस से पढ़ना है। मतलब आपने समझना है क्या चीज़ आ सकती है ना। पहले बात तो ये है कि डेरिवेशंस जो हुई हुई है लेक्चर में, ऑब्वियसली वो नहीं आ सकती, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, बुक्स जो हैं वो ओपन है, लेक्चर्स ओपन है। तो डेरिवेशंस का मतलब ये है कि 50 से 60% कोर्स तो आ ही नहीं सकता। चाहिए, समझे उस चीज़ को। अच्छा, कौन सी डेरिवेशन आ सकती है? जो डेरिवेशन करने को दी गई थी, यानी लिखा हुआ है कि भाई खुद कर लेना, ये ट्राई कर लेना इसको, तो वो डेरिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं आ सकती हैं आपकी डेरिवेशन। ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है कि ड्राइव खुद कर लें इस चीज को, या इसको खुद देख लें, तो वो जो डेरिवेशन हैं वो आपकी आप वो आ सकती हैं। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएंगे? न्यूमेरिकल्स आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वहीं से आएंगे। तो इसका मतलब पहला जो अब लेक्चर था जिसमें इंट्रोडक्शन था, उसमें तो नॉर्मली कोई ऐसी चीज नहीं है जो आए। अच्छा, फिर हमने बात ये की थी, फिर हम मैकेनिकल एलिमेंट्स पे आ गए थे। तो मैकेनिकल एलिमेंट्स में ऑब्वियसली आपका जो है वो स्प्रिंग, मास, डैम्पर्स को हमने अलग अलग से देखा था, उसके फॉर्मूलाज देखे थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको पता होंगे, तो आगे अप्लाई करेंगे उसको। तो ये एक चीज़ थी। फिर हमने जो है जो असल काम हमने किया था स्टार्टिंग में, वो था जो हमने 4 मेथड्स पढ़े थे। पहले तो सारा काम होगा कि इक्विवेलेंट मास अलग अलग किस तरह निकालते हैं ना। तो ऑब्वियसली आप जब इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करवाते हैं। जब आप इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल रहे हैं तो आप पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करवाते हैं। और जब आप इक्विवेलेंट जो है वो डैम्पिंग निकाल रहे हैं तो आप जो है वर्क डन को इक्वेट करवाते हैं या एनर्जी डिसिपेशन को कराते हैं। फिर ये काम आया था हमारा कि हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मुख्तलिफ सिस्टम लिए थे, और उस सिस्टम में मूवमेंट को रिलेट करते हुए हमने इक्विवेलेंट मास वगैरह निकालना सीखा था। ठीक है, तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद जो असल काम हमारा शुरू हुआ उसमें ओके, एक मिनट, इसमें वो कहाँ चला गया है? अच्छा, सही है। फिर हार्मोनिक मोशन में आई। ये हार्मोनिक मोशन जो था, इसमें ये था कि आपने ऑयलर को इस्तेमाल करते हुए अपने जो जो भी आपको जो है साइन या कोसाइन वेव मिल रही है, तो उसको किस तरह आप साइन को कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोसाइन को साइन में कर सकते हैं। इफ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो कैसे आप उसको एक पर्टिकुलर साइन में विथ फेज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये इसको यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इज इट वर्किंग, यू मस्ट गो थ्रू इट, सवाल सॉल्व करें। ठीक है, मुख्तलिफ बार बार रिपीट करें इन सवालात को। ठीक है, एक बार कर लेंगे तो आपको मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही होंगे, ज़्यादा चेंज नहीं होंगे उसमें। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बीटिंग में सिर्फ जो है न्यूमेरिकल तो कोई है नहीं, तो सिर्फ डेफिनेशन समझना है उसको, दैट्स इट। ऑब्वियसली तो ये आपको खुद, आपने अगर आप इंटेलिजेंटली पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है इसमें से आपको ऐड हो जाएगा कि वो आना वो नहीं आएगा पेपर में। वो ऑब्वियसली जो है वो तो सारा लेक्चर्स के अंदर वैसे ही मौजूद है, तो उसमें उसकी कोई तुक नहीं बनती कि वो एग्जाम में आए। सिमिलरली हार्मोनिक एनालिसिस, ऑब्वियसली दिस इज ऑल
जो है वो कॉन्सेप्चुअल टाइप था कि क्या किस तरह कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें डेफिनेशन वगैरह शायद आ जाए, बट ओवरऑल तो इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं आ सकती। कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाउ द टाइम डोमेन सिग्नल्स आर वर्किंग, हाउ द यू आर कन्वर्टिंग द टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड सो ऑन। तो इसमें भी कोई खास चीज़, फिर आपका काम शुरू होता है जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम अनडैम्प्ड सिस्टम की बात करी हमने, जिसमें जो है डैम्पर नहीं है और सिर्फ स्प्रिंग मास सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो उसमें फिर हम जब आए हैं तो उसमें फिर हमने 4 मेथड पढ़े। अब नाउ दीस 4 मेथड आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक 5 और टॉपिक 3 और टॉपिक 2 ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। जिसमें आपको ये चीज़ें, क्योंकि बेस आपकी मजबूत नहीं होगी तो आप उसको आगे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो रियली बट देखें, अब इसमें आपने कोई एक मेथड जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैंने ये कहा था कि इट्स बेटर कि आप जो है वो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें। आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी वहां से निकाल सकते हैं। आप जब इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन के साथ जो टर्म आ रही होगी वो इक्विवेलेंट मास ही है। जो वेलोसिटी के साथ टर्म आ रही है दैट्स योर इक्विवेलेंट डैम्पिंग, और जो आपके डिस्प्लेसमेंट के साथ टर्म आ रही है वो इक्विवेलेंट जो है स्टिफनेस है। तो आप अगर इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं तो वो आप बेसिकली आपने इक्विवेलेंट मास, डैम्पिंग या सिर्फ तीनों निकालनी है। तो जब आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगा रहे होते हैं तो आप पहले इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ मोशन से एम इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट निकालते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो पुराने मेथड में चलेंगे कि आपने मास काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट किया फिर पोटेंशियल, तो उसमें एक तो आपका काम बढ़ जाता है। उसमें पहले आप एम इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर उसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो एक मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें इसमें ना, और वो मेरा मकसद जो आपको मशवरा होगा वो यही है कि आप जो है जो वर्चुअल वर्क है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लेना। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट था उसमें हमने डैम्पर को इंक्लूड कर दिया, टॉर्जन में कर दिया था। टॉर्जन में भी वही था कि सिर्फ कॉन्सेप्ट तो सब सिमिलर ही होते हैं, सिर्फ वो टॉर्जन सिस्टम में आ जाता है। तो रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी हर चीज। तो ये भी डेरिवेशन टाइप की चीजें ही हैं इसमें भी। देन वी वेंट ऑन टू द फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग। तो फ्री वाइब्रेशन में जब आप विस्कस डैम्पिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें डैम्पर लगा हुआ होगा। तो अब वो डैम्पर को कैसे आपने उसमें इंक्लूड करना है और कौन सा मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे ही सिस्टम में डैम्पर लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो एनर्जी मेथड है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिसिपेट हो गई एनर्जी, तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। बट न्यूटन सेकंड लॉ या प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली चीज़ें हैं। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इसमें डेरिवेशंस हैं, तो डेरिवेशंस ऑब्वियसली आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ऐसी कोई डेरिवेशन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने खुद ट्राई करनी है, तो वो डेरिवेशन ऑब्वियसली इंक्लूड है, तो वो आप ज़रूर ट्राई कर लें। उसके बाद ये जो आखिर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई किस तरह जो है वो जो सिस्टम किस तरह बिहेव करते हैं बाय सीइंग, जो उनकी जो आप अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि आप कहाँ रूट्स लाए करेंगे तो सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता होना चाहिए कि सिस्टम हाउ द सिस्टम इज बिहेविंग। फिर जो लेक्चर एड था वो तो बहुत ही आसान सा है, उसमें सॉलिड नंबर आप ले सकते हैं अगर वो सवाल आता है आपका एग्जाम में। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें आपको लोगरिथमिक डिक्रीमेंट को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स निकालने होते हैं, तो इट्स वेरी इजी। फिर हम जो है हार्मोनिक फोर्स में आ गए थे। अब जैसे इससे पहले जितने भी सब हमने मेथड किए थे वो सब नेचुरल फ्रिक्वेंसीज निकाल रहे थे हम या सोल्यूशन निकाल रहे थे, उसमें कहीं भी फोर्स नहीं थी। ठीक है, तो अब हम फोर्स रिस्पॉन्स में आए तो फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि फोर्स की टर्म आ जाएगी एक। इक्वेशन तो बिल्कुल एक सिमिलर वही है, स्प्रिंग मास डैम्पर ही है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके पास फोर्स की टर्म आ जाएगी। तो बस यहाँ पे मसला ये आता है कि दो सोल्यूशन आते हैं, एक होमोजीनियस सोल्यूशन या ट्रांजिएंट सोल्यूशन जो कि डाई आउट हो जाता है आफ्टर सम टाइम डिपेंडिंग ऑन द डैम्पिंग। अगर डैम्पिंग बहुत ज्यादा है तो बहुत जल्दी डायोड हो जाएगा, जो मैंने आपको इसको वीडियो उसमें भी दिखाया था सिमुलेशन में। बट स्टेडी स्टेट जो रहता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विल डाई आउट, तो उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा आपके सिस्टम में इन द लॉन्ग रन। तो यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, यानी कि कैपिटल एक्स को आप इंटरेस्टेड है निकालने में। और फिर इसके सोल्यूशन वगैरह सोल्यूशन किया। फिर हमने ये डिफाइन किया कि रेजोनेंस कहाँ होगी। ऑब्वियसली बात है जहाँ पे जब अनडैम्प्ड सिस्टम होता है जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं होती, तो एग्जैक्टली ओमेगा जब ओमेगा एन के बराबर होगा तो वहाँ जो है वो आपकी रेजोनेंस होगी। तो ओमेगा इज योर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, जो आउटपुट से आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है, जो मोटर लगी हुई है उसकी वजह से आ रहा है। एंड ओमेगा एन ऑब्वियसली इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है नेचुरल, और इसका फॉर्मूला अंडर रूट के डिवाइड बाय एम है। तो ये चीज़ थी। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको
इसमें हमने डैम्पिंग भी ऐड कर दी, तो डैम्पिंग ऐड करेंगे तो सिर्फ डैम्पिंग की टर्म एक इंक्लूड हो जाएगी एंड कॉन्सेप्ट सारा वही रहता है, बस थोड़ी थोड़ी जो है वेरिएशंस होती हैं। तो अगर आप सोल्यूशन सबका देखना चाहें तो वहाँ पे सोल्यूशन सबका जो है वो सिमिलर है, बस उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन सिस्टम में आपके आ जाएंगी। एंड देन वी डिफाइन ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ दिस कोर्स, और जो ग्राफ ऑब्वियसली ये वाला ग्राफ है मैग्निफिकेशन फैक्टर का, ये सारा बता रहा है वो कि फ्रीक्वेंसी रेशियो, एम्पलीट्यूड और जो मुख्तलिफ जीटास के ऊपर सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा, कहाँ पीक आ रही है। सेंटर में अगर पीक आ रही होगी तो उसको आप किस तरह पीक को कम करेंगे, ऑब्वियसली आपको जीटा बढ़ाना पड़ेगा। तो आप जितना जीटा इंक्रीज करेंगे आपकी पीक जो है यानी कि आपके रेजोनेंस के अराउंड जो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो ये हमने देखा था। फिर हमने फेस की बात की थी कि फेस का मतलब ऑब्वियसली ये है कि जो इनपुट आ रहा है और जो आउटपुट आ रहा है वो कितने, अगर दोनों ही साइन वेव हैं तो कितने आगे पीछे हैं, वो कितना डिग्रीज का फर्क है दोनों में, तो जितना डिग्री का फर्क होगा उस हिसाब से आप उसको फेस का नाम देते हैं। तो अगर दोनों जो कर्व्स हैं, जो इनपुट और आउटपुट हैं, वो बिल्कुल अपोजिट हैं और दोनों ही साइन वेव में, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। और फिर ऑब्वियसली सॉल्यूशन वगैरह निकाले थे हमने, और फिर हमने जो पिछला सवाल था उसी में हमने डैम्पर इंक्लूड करके उसको सॉल्व किया था। तो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो आई थिंक इतना मुश्किल नहीं होगा आपको। फिर हम बेस्ट एक्साइटेशन पे आ गए थे। अच्छा, आप समझने की जरूरत ये है कि दोनों को डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। जो ये वाला विस्कसली डैम्प्ड अंडर हार्मोनिक फोर्स था, इसमें क्या फर्क है इसमें और जो आपको बेस एक्साइटेशन है। देखें, बेस एक्साइटेशन में आपके पास दो इनपुट, जो इनपुट होगा वो कहीं ना कहीं मतलब इसमें आप देखें, अगर इसकी तस्वीर देखें आप, तो आपका एक जो स्प्रिंग और डैम्पर जो लगे हुए एक एंड जो है वो आपका फिक्स है, ठीक है। तो बेस एक्साइटेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ तो बेस ही मूव कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इसमें आपका एक एंड जो है वो फिक्स होगा, लेकिन बेस एक्साइटेशन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपकी जो बेस जो है वही मूव कर रही है। तो इसका मतलब दो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स आ रही होंगी। यहाँ पे आपके पास एक ही आ रही है एक्स, वहाँ पे आपके पास एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। ये इसको आपको समझना या उस सवाल को पढ़ के समझना आना चाहिए कि कहाँ जो है वो बेस एक्साइटेशन की बात हो रही है और कहाँ पे जो है वो मैं सिंपल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। और फिर बेस एक्साइटेशन में ऑब्वियसली हम ये निकालना चाह रहे हैं कि अगर आपकी कोई बेस जो है वो वाइब्रेट करती है किसी और वजह से, तो आपकी जो मशीन है जो कि क्रिटिकल है, जो कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा वाइब्रेट ना करे, जिसकी एम्पलीट्यूड कम रहे, तो उस पर किस तरह की वाइब्रेशन आती है। एंड देन वी डिफाइंड द वाइब्रेशन आइसोलेशन, जो कि हमें पता ये चला कि √2 के बाद जो है वो वाइब्रेशन आइसोलेशन का पीरियड होता है। तो जब भी आर जो है आपका √2 से बड़ा होगा तो वो वाइब्रेशन आइसोलेशन कहलाएगा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा, तो उसके बाद जो जैसे ही आप वाइब्रेशन आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपने ये हमेशा याद रखना है कि आर हैज टू बी ग्रेटर देन √2, उससे कम पे वाइब्रेशन आइसोलेशन नहीं हो सकती। तो इसमें सवालात थे, ये बड़े मजेदार सवालात हैं, तो ये आप ऑब्वियसली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सवालात हैं, तो ये आप इसको देखें। अच्छा, उसके बाद फिर हम रोटेटिंग अनबैलेंस में आ गए। तो रोटेटिंग अनबैलेंस में यही था कि कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिमिलर था, लेकिन रोटेशन आ गई थी तो एसेंट्रिसिटी आ गई थी। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है और उसमें कोई अनबैलेंस मास आ गया है किसी वजह से, जिसमें शाफ्ट आपकी अलाइन सही नहीं है या आपका जो मटेरियल था वो सही नहीं है, उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्रैक्स वगैरह पड़े हुए हैं, या कोई और इशू की वजह से आपका सिस्टम बैलेंस नहीं है, बेयरिंग आपकी जो वेयर आउट हो गई है या आपका सिस्टम वेयर आउट हो गया, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन होती है। तो रोटेशन जो होगा उस डिस्टर्ब मास की वजह से, उसको हमने ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दिया। और फिर हमने उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये कहा कि ये अनबैलेंस फोर्स है जो सिस्टम पे अप्लाई हो रही है। तो उस रोटेशन की वजह से एक आपकी ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल इन द वाई एक्सिस। तो वो उसको हमने भी डिफाइन किया, और फिर अगेन उसमें भी हमने वैसे ही कर्व बनाए, मैग्निफिकेशन फैक्टर्स वगैरह और फाई। तो वो कॉन्सेप्ट वो सब चलता हुआ ही आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने एक सवाल किया रोटेशन का। सारी वीडियोस ऑब्वियसली अपलोड हुई हुई हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो मतलब लंबी वीडियोस ऑब्वियसली सब सारी क्लासेस की हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, जहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ हुआ है, वो आप उसको जाके दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द फ्री वाइब्रेशन ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जिसमें हम दो मासेस के बारे में बात की लास्ट दो क्लासेस के अंदर।
और हम नेचुरल फ्रिक्वेंसीज वगैरह निकालने के लिए और जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह आप नेचुरल फ्रिक्वेंसी सिस्टम की निकाल रहे होते हैं, किस तरह आप जो है सिस्टम को सॉल्व कर रहे होते हैं, और किस तरह आर निकाल रहे होते हैं, किस तरह एम्पलीट्यूड मोड शेप्स क्या होती हैं कि डिफरेंट तरीकों से सिस्टम जो है बिहेव कर रहा है, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड था। तो ये सारे जो है चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स रिस्पॉन्स की जो बात है वो बेसिकली मैं ये जो है इसमें से मैं कोई सवाल आपको नहीं दूंगा, ये कॉन्सेप्चुअल मतलब आप सब समझने की खातिर ही था, क्योंकि वैसे ही हम काफ़ी चीज़ें जो हैं कवर कर चुके हैं, बहुत एंड में हो रहा है ये, तो ओबियसली मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग इसमें ज़्यादा परेशान हो, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द कोर्स। तो सिर्फ समझने के लिए कि किस तरह वो चलते हैं, अगर फोर्स किसी सिस्टम में लगती है तो किस तरह उसको सॉल्व किया जाता है, यू मस्ट नो। और फिर हमने आगे हल्का सा डिस्कस ये किया था कि जो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर है वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है, कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, बाकी तो आप उसको अप्लाई करना है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास एक मशीन है, 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये आपकी एक्चुअल मशीन है, और आप चाहते हैं कि इस पे जो भी फोर्स, हार्मोनिक फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी वजह से ये मशीन वाइब्रेट ना करे। तो आप जो है और आपको ये भी पता होता है कि आपने रेजोनेंस में ही ऑपरेट करते हैं। देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप रेजोनेंस से दूर चले जाएं तो फिर तो मसला है ही नहीं, फिर आपको जीटे की जरूरत भी नहीं है, आपको फिर डैम्पिंग की जरूरत भी नहीं है। अगर आप रेजोनेंस की रेंज से बाहर काम कर रहे हैं, इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट व्हाट इफ मशीन को ऑपरेट ही उस रेजोनेंस की जो रेंज है उसमें ही करना है। बहुत सारी आपको ऐसी एप्लीकेशंस मिलेंगी जहाँ पे जो है वो आपने रेजोनेंस की रेंज के अंदर ही ऑपरेट करना है। तो एक हल तो ये है कि आप सिस्टम की डैम्पिंग बढ़ा दें बहुत, लेकिन वो हर जगह नहीं कर सकते आप। तो नेक्स्ट जो है एक और तरीका ये होता है कि आप जो है सिस्टम की डैम्पिंग बढ़ाने के बजाय यू यूज द वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। इसका काम बेसिकली ये होता है कि आप ये जो जो आपके पास K2 और M2 है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ठीक है। तो उसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी को आप मैच करते हैं इस ओमेगा से, जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है। तो होता है क्या, जब ये फोर्सिंग जो आपके पास हार्मोनिक फोर्स है वो जब ये खास फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करती है, तो दिस सिस्टम विल वाइब्रेट रेदर देन द एक्चुअल सिस्टम और द क्रिटिकल सिस्टम वो वाइब्रेट करे। इसमें आपको फायदा ये होता है कि आपका जो एक्चुअल सिस्टम है वो मूव नहीं करता। जैसे अगर आपको लोगों को याद हो, तो जो स्टार्टिंग में हमने एक टाइप पे 101 की इमारत दिखाई थी, वो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर तो नहीं था क्योंकि उसमें डैम्पर भी लगा हुआ था, लेकिन वो काइंड ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट था। लेकिन क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी थी, क्योंकि एक बिल्डिंग है बहुत लंबी और उसमें ऑब्वियसली अर्थक्वेक से बचाना चाह रहे हैं आप, तो उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी आपको डिसिपेट करनी पड़ती है, तो आपने वहाँ पे डैम्पर भी लगाया हुआ था। तो लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। सो दैट्स इट। मतलब ये एक ओवरऑल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है वो होपफुली आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी इसमें। सेकंड जो है असाइनमेंट नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें मैंने सारे मिक्स कर दिए थे सवाल। तो आपको उसमें जब पढ़ेंगे सवाल तो आपको अंदाजा होगा कि किस सवाल किस किस जो है टॉपिक का है। तो 4-5 जो आखिर के टॉपिक हैं वो जैसे इसमें से जो टॉपिक्स जो मिक्स होंगे वो ये वाले हैं, 12, रोटेटिंग, 12, 11, 10 और 9। तो ये 9, 10, 11, 12 ये चारों को डिफरेंशिएट करना, यू मस्ट नो कि आपने इन चारों को कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो वो सवाल जब आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये आइडिया होगा कि किस तरह उसको डिफरेंशिएट करना है और सवाल को पढ़ के किस तरह समझना है, किस टॉपिक से है ये सवाल। तो ये है। सो इफ यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस, फ्लोर इज ओपन। एग्जाम के बारे में किसी के बारे में पूछना चाहना तो आप पूछ सकते हैं। सर जो फाइनल एग्जाम है उसका टाइम टेबल अपलोड नहीं हुआ ग्रुप पे। मेरे ख्याल से तो कल तक आ जाएगा शायद, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगा आपका ना। तो इस मंडे को ऑन कैंपस ऑनलाइन, ठीक है जी जी, इस मंडे को। और क्योंकि 3 दिन ही तो है हमारे पास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ठीक है सर। तो अच्छा वीकेंड लगा लो, एक बार मेहनत कर लोगे इंशाल्लाह तो अच्छे नंबर भी ले सकते हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है। और असाइनमेंट्स वगैरह अभी भी आज भी देना, आज भी जमा करा दें। कई लोग जमा नहीं करा रहे ब्लाउज में, वो सॉलिड नंबर्स हैं आपके, कुछ भी लोगों ने मिस किए हैं, कुछ पीछे पता नहीं क्यों, समझ से बाहर है। तो खैर असाइनमेंट जमा कराएं तो उससे आपका काफ़ी बचत हो जाएगी, और फिर एग्जाम में कुछ ना कुछ करके जिसको अच्छे नंबर लेना अच्छे भी ले सकता है, जिसको पास करना है वो पास कर लेगा। तो क्योंकि रिलेटिव तो है नहीं। सर और इसकी जो वेटेज है वो 60-40 होगी, 50-50 होगी सेशनल और फाइनल? 50-50 है, 50-50। 60-40 की होगी, 50-50, एवरीथिंग इज 50-50।
ठीक है, तो मतलब काफी आपका काम, आपको देखिए फायदे देखें आप लोग, ऑनलाइन की वजह से आपका काफी डेरिवेशन आपकी कम हो गई हैं, तो ये आपको एक पॉजिटिव समझें, इसको न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह समझें, उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ये देखिए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो बनाने पड़ेंगे आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने तरीके से, प्रैक्टिस करें। मैं जो असाइनमेंट्स देखें बार बार, कुछ सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट वगैरह के जो मेरे पास मौजूद हैं। जैसे असाइनमेंट नंबर 3 का तो खैर वो बुक से ही था, तो बुक का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन मेरे पास पड़ा है, तो मैं अपलोड वो कर दूंगा, मेरे को याद दिला दे, कल तक याद दिला दे तो मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड कर दूंगा। तो ये बात है। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछें, मैं आई एम स्टिल हियर। नो क्वेश्चंस? सबने क्विज जमा करा दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 स्टूडेंट्स ने जमा कराया। और मेरा आ गया उसमें? हाँ आपका होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो 10 स्टूडेंट्स तो यहीं सारे के सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। वजी बात कर रहे हो ना? जी जी आपका आ गया। जी जी। लेट हो गया तुम सब थोड़ा थोड़ा। चलो खैर है, देख लेता हूँ मैं। वो तस्वीर लेने में इतना टाइम लग जाता है। चलो कोई मसला नहीं। ठीक है सर। कोई सवाल कर लें भाई, कोई सवाल कोई इशू हो मुझसे, वैसे आप अगर आपको कोई मसला आता है तो आप मुझे वीकेंड पे तंग कर सकते हैं ऑब्वियसली, व्हाट्सएप वगैरह पे। सो नॉर्मली मैं अवेलेबल ही होता हूँ, तो कोई सवाल समझना है, कोई पॉइंट है, कोई मसला है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क। मैं सारे नंबर जो है अपलोड कर दूंगा। देखिए अब मसला ये है कि अभी बहुत समर में ऑब्वियसली आपको बड़ा स्लो चल रहा, मामला फास्ट चल रहा होता है, तो जो आखिर के अब 2 क्विज और मुझे 1 क्विज और 2 असाइनमेंट जो है मुझे देखने। असाइनमेंट में तो ऑब्वियसली ज़्यादा वार्निंग है, जिसने सवाल सॉल्व करने की कोशिश की है तो उसको नंबर मिल ही जाएंगे, और क्विज ऑब्वियसली मैं चेक करूंगा, तो वो हो सकता है मैं इस वीकेंड पे कर लूँ वो काम, बट ये भी हो सकता है कि थोड़ा आगे चला जाए, लेकिन यू हैव टू बेयर विद इट। तो बस ये थोड़ा ख्याल रखें। एलएमएस पे वैसे मैं अपलोड कर दूंगा, अगर तो बता भी दूंगा आप लोगों को, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। सर ये फाइनल भी इसी तरह होगा ना, जो सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेगा उससे नंबर मिल जाएंगे? मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई इसकी बात नहीं कर रहा था। सर मैं फाइनल ऑब्वियसली की बात कर ऑब्वियसली रहा यू हूँ। विल गेट सम मार्क्स, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आप ठीक है मार्क्स सर। कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ना, ये थोड़ी होगा कि आप बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, बट सर ऐसा नहीं बस वो करना। कहने का मतलब था, थोड़ा बेस्ट हल्का रखना। बेस्ट एक्साइटेशन में आपने रोटेटिंग अनबैलेंस लगा दिया, ये नहीं करिएगा प्लीज, इसको थोड़ा डिफरेंस करें। कहाँ सेंट्रिसिटी का वर्ड आ रहा है तो भाई वो रोटेटिंग अनबैलेंस, ये तो करते हैं गलतियां लड़के ना। और एक बात खरो, ठीक है सर। अक्सर आप लोग ये समझते हो कि अगर 15 नंबर का सवाल है तो बहुत ही मुश्किल होगा, जरूरी नहीं है ऐसा होना। बाजू का तो आसान होता है तो आप उसको मुश्किल बना देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा ना। ऑब्वियसली वो फिर मार्क्स जिस तरह भी होंगे वो देख लिया जाएगा, जिस तरह का पेपर होगा, तो कोई ऐसा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू यू डू योर बेस्ट एंड उसमें ऑब्वियसली अच्छा ही आएगा रिजल्ट, को ऐसा मसला नहीं है। ठीक है सर, इंशाल्लाह। एनी मोर क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, तो अगर कोई सवाल नहीं तो नो नो कर दें, कोई मैसेज में चैट पे लिख दें तो तो सर मैं ये पूछ रहा था कि वो असाइनमेंट और क्विज़ेस के आप सॉल्यूशन डाल देंगे अभी एलएमएस पर? असाइनमेंट का तो सोल्यूशन देखो, 3 का तो वो बुक ही है ना, 2 का मैं डाल दूंगा, और 1 वाला डाला था मैंने, मुझे याद नहीं है। 1 और 2 का अगर 2 का तो मेरे पास पड़ा हुआ, मैं डाल दूंगा। 1 का शायद मेरे पास नहीं है, मैं देखता हूँ, अगर 1 का भी मिल जाएगा ऑब्वियसली, तो 1 2 का असाइनमेंट का आ जाएगा। 3 तो बुक किया तो सोल्यूशन निकाल लें आप कहीं से, वो बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। और क्विज़ जो है वो भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। जस्ट लेट मी ठीक नो, है, थैंक यू। कल मुझे याद करा दे कोई, तो आज आई डोंट नो मैं कर पाऊंगा, कल ठीक मुझे है सर। याद दिला दे व्हाट्सएप पे ऊपर। सो आई थिंक इट्स डन, कोई सवाल किसी का नहीं है इसके अलावा, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एक्चुअली। सो उसको तो मैं तैयारी करें इंशाल्लाह, तो मामला अच्छे ही रहेंगे। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ ओके सर। सर। अल्लाह हाफिज़।